अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मिस्टर ब्लेने पोइम बाय फिलिप लार्किन। अच्छा जी, मिस्टर ब्लेने की जो पोइम है ये फ़िलिप लार्किन, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी पोइम है। ये किराएदार की कहानी है और किराएदार जो है वो फ़िलिप लार्किन जो है वो ख़ुद है। वो एक जो है ना, उसे कमरे की ज़रूरत होती है और उस कमरे को किराए पे ख़रीदने के लिए किराए पे लेने के लिए ढूंढ रहा होता है। और एक जगह पे वो कमरा देखने जाता है तो वो बहुत खस्ता हालत में होता है, बड़ी बुरी उसकी हालत होती है। छोटा सा कमरा होता है, एक बेड होता है, एक कुर्सी होती है, कमरे को कुंडी भी नहीं लगी होती, पर्दे जो है वो साइज़ में जो है खिड़की की निस्बत बहुत छोटे होते हैं, तो बड़ी बुरी हालत होती है। और उसके बारे में उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक नाम मिस्टर ब्लेने नाम का किराएदार था। वो काफ़ी अर्सा तक, काफ़ी साल तक उसने यहाँ पे अपने साल गुजारे हैं। और वो ने एक ये जो बॉडी बनती है ना गाड़ियों की, उनकी वहाँ पे फैक्ट्री में काम करता था। और फिर वो फैक्ट्री वालों ने उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया था, इसलिए वो यहाँ से छोड़ के चला गया था। फिर वो जो उनकी मालकिन है वो वहाँ पे आती है और आके उनको बताती है कि ना, उसको फ़िलिप लार्किन को, कि जो मिस्टर ब्लेने था ना वो काफ़ी साल तक यहाँ पे रह के गया और उसको ना बागवानी का बहुत शौक था और वो मेरे बाग की जो है ना देखभाल किया करता था। उसको बताने का मकसद ये होता है कि ना, तुम भी मेरे यानी गार्डन की जो है ना देखभाल करोगे अगर तुमने यहाँ पे रहना है। और फिर उसको बताती है कि ना, तुम ये जो था ना मिस्टर ब्लेने, इसने ना एक दफ़ा मुझे मशवरा दिया था कि तुम जो है ना वो एक रेडियो ख़रीदो। तो उसके कहने पे जो था ना, मैंने एक वो रेडियो ख़रीद लिया था। तो उसके बाद जो था वो रेडियो ख़रीदने के बाद मैंने ना उसको काफ़ी अरसे तक जो था ना, जब भी मैं उसको चलाती थी ना, उसको बड़ी एलर्जी होती थी मिस्टर ब्लेने को उसकी आवाज़ से, और अपने कानों में रुई दे लेता था। तो ये सारी बातें सुनने के बाद, कमरे की हालत देखने के बाद भी जो है ना वो एग्री हो जाता है कि मैं उसी कमरे में रहूँगा। तो अब अच्छा पोइम स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन। Modern life is full of worries. Company can be found anywhere, yet heart remains isolated. कि मॉडर्न जो ज़िंदगी है ना, उसमें बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सी टेंशन्स होती हैं, और इंसान जो है ना इन सब से भागना चाहता है। और वो कहता है कि मैं कहीं ऐसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। लॉनलीनेस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज़। कि तन्हाई मिलना ना डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा शोर होता है, ट्रैफिक का, वैसे जो है पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना लॉनलीनेस मिलना, तन्हाई मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मिस्टर ब्लेने फिलिप लार्किन आफ्टर ड्राइंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पर्सनस लाइफ कंक्लूड्स दैट मॉडर्न लाइफ इज़ इंटायरली टेस्टलेस। अब मॉडर्न फिलिप लार्किन ने जो है ना इस पर्सन का, मिस्टर ब्लेने की पूरी लाइफ के बारे में जाना है, उसकी हैबिट्स के बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में, कि किस तरह वो इतने साल इसके छोटे से डरमे में गुजार के गया है। तो फिर उसने ये रिज़ल्ट निकाला है कि जो मॉडर्न ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल टेस्टलेस है, बिल्कुल उसमें कोई मज़ा नहीं है, कोई जायका नहीं है, इमोशनलेस, उसमें कोई जज्बात नहीं है, बोरिंग है और डल है। Some critics such as Andrew Motion believes that poem is highly autobiographical। अब कुछ क्रिटिक्स जैसा कि एंड्रयू है ना, उसका ये मानना है कि ये पोइम जो है ना फिलिप लार्किन ने ऑटोबायोग्राफिकल लिखी है, मतलब उसने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया। ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं जिसमें जो पोइट होता है अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वेयर एज जेनिक रॉसन इज़ ऑफ द व्यू डैट इट इज़ अ कंपेरिजन बिटवीन पोइट्स लाइफ एंड मिस्टर ब्लेनेज। लेकिन जो है जेनिक रॉसन, उनका ये मानना है कि ये पोइम जो है पोइट की ज़िंदगी के बारे में, मतलब फिलिप लार्किन की ज़िंदगी और मिस्टर ब्लेने की ज़िंदगी का कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। अच्छा, इस पॉइंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आर्ट्स इज़ फेडिंग डे बाय डे, ह्यूमंस आर लिविंग लाइफ ऑफ मशीन्स। कि जो आर्ट जो है ना वो दिन ब दिन जो है वो बिखरता जा रहा है और इंसानी ज़िंदगी जो है ना वो मशीन की तरह होती जा रही है। इंसान जो है ना रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट स्टूपिडिटी इज़ एट स्पीक, कि जिसकी वजह से हमाकत, बेवकूफ़ियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं। क्रिटिक्स हैव आल्सो डन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मिस्टर ब्लेने एंड फाइंड आउट दैट पोइम डील्स विद ऑल मॉडर्न इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम। अब जो कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि मिस्टर ब्लेने की जो पोइम है ना, ये मिस्टर ब्लेने जो पोइम है ना फिलिप लार्किन की, इसमें जितनी भी मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनको डिस्कस किया गया है। इट इज़ अबाउट ट्रबल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंसान जो है उसकी पर्सनल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में क्या क्या मुश्किलात होती हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। डल लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हैज़ बीन पोर्ट्रेड। एक इंसान की, एक पर्सन की जो है डल लाइफ की स्टोरी जो है, उसकी ज़िंदगी की जो कहानी है उसको इसमें पोर्ट्रे किया गया है, बयान किया गया है। ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन आर्ट हिज लाइफ वॉज फार अवे फ्राम क्रिएटिविटी। कि उसकी ज़िंदगी जो थी ना मिस्टर ब्लेने की, उसमें कोई आर्ट का इंटरेस्ट नहीं था, वो किसी नेचर में, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर थी, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं था कर रहा। उसी जो जिस डरबे में उसको रहने को मिला था वो उसी में बस रह के खुश था, उसने उसको अपने हालात को इम्प्रूव करने की कोई कोशिश नहीं थी की। However, it is wrong to say that his life was totally miserable। फिर ताहम ये कहना भी गलत होगा कि उसकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, बहुत ज़्यादा जो थी ना बुरे हालात से गुजर रही थी। इन दिस पोइम फिलिप लार्किन मेक्स डिफरेंस बिटवीन लिविंग अ लाइफ एंड पासिंग डेज ऑफ लाइफ। फिलिप लार्किन ने जो है इस पोइम के ज़रिए एक फ़र्क बताना चाहा है कि ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी जीने में जो है कितना फ़र्क होता है।
अच्छा जी, अब इसमें थीम कौन कौन से हैं मिस्टर ब्लेने की पोइम में? मॉडर्न प्रॉब्लम्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्राम एंशिएंट वंस, के जो मॉडर्न लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो पुराने वक्तों की निस्बत ज़्यादा होती हैं। इन दोज डेज आइसोलेशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम। उन दिनों में तनहा रहना, अकेला रहना कोई इतना मुश्किल नहीं था होता। मोस्टली पोइट यूज टू पोर्ट्रे रिलेशन बिटवीन गॉड्स एंड मैन। विद द चेंज इन टाइम पोइट स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेटिंग रिलेशन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। यानी पहले के जो पोइट होते थे ना वो गॉड एंड मैन के रिलेशन पे पोइट्री किया करते थे, उनको जो थे ना अपनी पोइट्स में पोइम में यूज़ किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो पोइट्स ने जो थे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू चेंज कर लिए और उन्होंने मैन एंड सोसाइटी के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मॉडर्न लाइफ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत से साइकोलॉजिकल मसले होते हैं। सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम इज़ नो मोर एन इशू। वो कहते हैं कि माशरती मसाइल और जो होते हैं ना सियासी मसाइल वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मसला होता है। हैंस थीम्स ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर अबाउट ऑल इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम। के इस थीम जो पोइम के थीम है ना एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को, एक इंसान को जो एक माशरे में रहते हुए जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो इस पोइम का मेन थीम है। बिसाइड सम अदर थीम्स हैज़ आल्सो बीन प्रेजेंटेड विच आर, इसके अलावा कुछ और थीम भी बताए गए हैं जिनमें शामिल हैं आर्ट, लॉनलीनेस, आइसोलेशन, डलनेस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लाइफ्स कॉम्प्लिकेशंस, एम्बिशनलेस लाइफ, होपलेस लाइफ एंड मीनिंगलेसनेस। इसके बाद हम अब स्टैंजा वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। स्टैंजा 1 में और स्टैंजा 2 में जो है मिस्टर ब्लेने में क्या कहा गया है। इन द स्टार्ट ऑफ द पोइम स्पीकर टॉक्स अबाउट प्रीवियस टेनेंट्स ऑफ हिज रूम। टेनेंट्स कहते हैं किराएदार को। कि पोइम का जो स्टार्ट है ना वो इस बात से लिया जाता है कि यानी उसका इस कमरे में उसे जो जिसमें वो रहने के लिए आया है उसके पिछले किराएदार की बात होती है जो पहले वहाँ पर रहा करता था। ही वॉज लिविंग इन द बॉडीज़ ब्रॉडिंग रूम एंड सब्सिक्वेंटली वाज रिमूव। के वो पहले जो था ना वो जो आदमी था ना मिस्टर ब्लेने वो एक जहाँ पे गाड़ी की बाड़ियाँ बनती हैं वहाँ पे काम करता था और फिर उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था जिसकी वजह से वो ये रूम छोड़ के चला गया था। द पोएट डिस्क्राइब्स रूम कंडीशन। अब पोएट जो है ना वो इसी स्टैंजा में कमरे की हालत को बयान करता है। कर्टन्स ऑफ द रूम शो द लाइफ स्टाइल ऑफ प्रीवियस टेनेंट। अब जो उसके कमरे के पर्दे हैं ना वो इतनी बुरी हालत में है। वो कहता है कि इससे पता चलता है कि ये जो पिछला किराएदार था ना उसका लाइफ स्टाइल कैसा था, उसका जीने का अंदाज़ कैसा था। स्पीकर सेज डैट दे आर वर्न आउट, कि वो फटे पुराने हैं, घिसे पीटे हैं। हाउ ओवर दे आर फ्लावर्ड, बेशक उन पे फूल बने हुए हैं, फूल वाली चादरें हैं। ही डिस्क्राइब्स देम इन डिटेल, वो उनकी वजाहत डिटेल में देता है, तफसील से देता है। दे आर शॉर्टर दैन द रिक्वायर्ड लेंथ, मतलब उनकी जो लेंथ है ना वो 5-5 इंच जो है ना वो कम है विंडो की निस्बत। फ्रॉम विंडो बिल्डिंग ग्रास एंड रबिश है कैन बी सीन, और विंडो से जो है ना अगर बाहर देखें तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घास, बिल्डिंग्स और कूड़ा करकट पड़ा हुआ नजर आएगा। स्पीकर हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड बाय द लैंड लेडी डैट नेम ऑफ द प्रीवियस टेनेंट वाज मिस्टर ब्लेने। अब जो स्पीकर है, जो पोइट है, उसको ये इस बात की इतला देती है जो वहाँ की मालकिन होती है कि इस मकान में, इस कमरे में जो पहले किराएदार रहता था उसका नाम मिस्टर ब्लेने था। हु यूज़ टू लुक एट द गार्डन फ्राम द विंडो, जो कि बाग की जो खिड़की से ना मेरे बाग की देखभाल किया करता था। द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड रूम विद एडिशनल इमेजरी, और इसके अलावा जो है ना पोइट ने वहाँ पे कुछ एडिशनल इमेजरी के जरिए भी इस कमरे की वजाहत की है। सम ऑब्जेक्ट्स सच एज बल्ब, अ बेड, अ चेयर, अ डोर विदाउट हुक हैव आल्सो बीन इलस्ट्रेटेड इन द पोइम। यानी उसने कमरे की हालत में बताया है कि एक बल्ब लगा हुआ है, एक चारपाई पड़ी हुई है, एक कुर्सी है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बैठने के लिए बहुत अनईजी है, और एक दरवाज़ा लगा हुआ है जिस पे हुक नहीं है, मतलब कुंडी नहीं लगती जिसकी। फ्राम स्टार्ट ऑफ द पोइम वी सी डैट पोइट स्टाइल इज़ क्लोकियल। अब हमें जो है ये बातें देखने के, ये जो हमने स्टैंजा पढ़ा है इससे पता चलता है कि पोइम को लिखने का अंदाज़ जो है ना वो बहुत सादा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसने पोइट ने इस पोइम को लिखा है। ही हैज़ यूज्ड क्लियर इमेजेस इन क्रिटिक्स ओपिनियन, कि उसने बहुत साफ साफ बात की है जो भी की है। बहुत से राय जो क्रिटिक्स हैं ना उनकी क्या राय है। द पोइम इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग, वो कहते हैं कि उसने जो है ड्रामेटिक वे में इस पोइम को लिखा है। बिफोर ड्रामेटिक वे में लिखने का मतलब होता है कोई ऐसी पोइम जिसको हमें देख के ऐसा लग रहा हो कि ये सीन हमारी आंखों के सामने चल रहा है। हम जो है जैसे जो थिएटर में, जैसे टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे कोई फिल्म या कोई ड्रामा देख रहे हैं। बिफोर कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ मिस्टर ब्लेने हिज क्रिटिकल लाइफस्टाइल हैज़ बीन मेंशन्ड। अब उसके मिस्टर ब्लेने के लाइफ के कैरेक्टर को जो है ना बताने से पहले ना उसकी लाइफस्टाइल के बारे में बात की गई है। स्पीकर कौन है? पोइट है हमारा, फिलिप लार्किन है। डिस्क्राइब डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी करेक्टर। अब वो जो है ना स्पीकर हर जो 2-3 तो करेक्टर हैं सारे, वो उन सब की जो है डिटेल बयान करता है। फिलिप लार्किन नोज डैट अ मैन्स नेचर एंड करेक्टर कैन बी जज बाय हिज मोड ऑफ लिविंग इन हिज एंड हिज हैबिट्स। वो कहता है कि किसी भी इंसान की नेचर का, किसी भी इंसान की फितरत का अंदाज़ा जो है उसके रहने के स्टाइल और उसके आदात से लगाया जा सकता है। इन स्टार्टिंग स्टैंजा, शुरू के स्टैंजा में ही हैज़ नॉट रिवील्ड मिस्टर ब्लेनेज हैबिट्स येट कर्टेंस। अब उसने स्टार्ट में जो है उसने मिस्टर ब्लेनेज की हैबिट को, उसकी आदात को नहीं बताया बल्कि पर्दों की बात की है। बल्ब, डोर एंड बेड शो डैट ही वाज एन
इरिस्पॉन्सिबल पर्सन कि उसने वो यानी अब ये कमरे की जो चीज़ें हैं ना उनको देख के ऐसा लगता है कि वो जो मिस्टर ब्लेने था ना बहुत इरिस्पॉन्सिबल पर्सन था। मतलब अगर वो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता, उसे अपने लाइफस्टाइल से कोई लेना देना होता, तो वो सारी चीज़ें उसने इंप्रूव की होती, कमरे की हालत को अच्छा बनाया होता। लेकिन वो बिल्कुल जो था ना गैर जिम्मेदार आदमी था। ही हैड नो इंटरेस्ट इन डेकोरेटिंग हिज रूम। उसको अपने कमरे को सजाने में, डेकोरेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड कीपिंग इट क्लीन, और ना वो उसको साफ रखा करता था। परहैप्स ही वाज अ पुअर फेलो, yet he should have cared about cleanliness and his life and his living style। वो कहता है कि हो सकता है कि वो ज़्यादा गरीब आदमी हो और वो उसकी सफाई पे और अपने लिविंग स्टाइल पे इतनी ज़्यादा तवज्जो ना दे पाता हो। नेवरथलेस द पोइट हैज़ क्लियर दैट मिस्टर ब्लेने वाज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपरली मैनेजिंग हिज रूम। तो जो पोइट है ना वो उसके मिस्टर ब्लेने के बारे में ये बात कंक्लूड करता है कि मिस्टर ब्लेने को जो था ना अपने रहने वाले कमरे को मैनेज करने का, उसको डेकोरेट करने का, उसको क्लीन करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। इसके बाद थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में क्या बात हुई है, इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन करते हैं हम। स्पीकर टॉक्स फर्दर एंड सेज दैट देयर इज़ नो स्पेस फॉर बुक्स इन द रूम। अब वो कहता है कि उसके जो कमरा है ना उसके अंदर किताबों के लिए कोई जगह नहीं है। नाउ ही इज़ आल्सो लाइंग ऑन द सेम बेड। अब वो उसी बिस्तर पे पड़ा हुआ है जो वहाँ पे एक चारपाई पड़ी है ना, ऑन विच वंस मिस्टर ब्लेने लेट, यहाँ पे एक दफ़ा यानी कि किसी वक्त में मिस्टर ब्लेने लेटा करता था। स्पीकर डज नॉट थिंक दिस रूम अ परफेक्ट प्लेस टू लिव। अब स्पीकर जो है ना, राइटर जो है, उसको ये लगता है कि ये रहने के लिए एक परफेक्ट जो है ना कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है, कितनी मुनासिब जगह नहीं है। ही फाइंड्स अ लॉट ऑफ इनडिक्वेंसीज इन इट। उसे यहाँ पे बहुत सी जो है ना ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं कि जो रहने के लिए चाहिए होती हैं, मतलब जो यहाँ पे अनअवेलेबल हैं, सारी सहूलियात उसको मैसर नहीं है। येट ही डिसाइडेड टू लिव, लेकिन इसके बावजूद वो जो है ना वहाँ पे रहने का फैसला करता है। ही स्मोकिंग एंड पुटिंग एशेज इन सॉसर इंस्टेड ऑफ एस्ट्रे। अब जो है वो जब कोई स्मोकिंग करता है तो वो उसके जो वो होते हैं ना एशेज़ वगैरह, वो उसको एस्ट्रे में डालता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो बल्कि पास कोई एक सॉसर पड़ा हुआ है, एक प्लेट पड़ी हुई है, वो उसके अंदर जो है ना उसके एशेज़ डाल रहा है स्मोकिंग करते हुए, विच बिलोंग टू अ लैंड लेडी, जो कि उस मकान मालकिन के हैं। इट वाज गिफ्टेड टू हर, जो कि उसको तोहफा में मिले थे। नॉइजी इमेज ऑफ द रेडियो सेट इज़ ऑल्सो देयर इन दिस स्टैंजा। इसके अलावा जो है ना उसको उसके कानों में एक रेडियो की आवाज़, रेडियो का शोर सुनाई देता है। इट वाज परचेज्ड बाय लैंड लेडी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर ब्लेने। और ये जो रेडियो है ना वो मकान मालकिन ने मिस्टर ब्लेने के रिक्वेस्ट पे उसके उसके इसरार करने पे लिया था। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रबलिज्म नॉइज़ ऑफ रेडियो। अब जो है ना वो अपने आप को इस शोर से बचाने के लिए, इस जो है ना आवाज़ से बचाने के लिए द स्पीकर पुट्स कॉटन वूल्स इन हिज ईयर। वो अपने कान में रुई ठोंस लेता है ताकि उसके जो रेडियो का शोर है उसके कानों तक ना आ जाए। अनटिल नाउ ही हैज़ गेस्ड द हैबिट्स एंड स्केड्यूल ऑफ मिस्टर ब्लेने। अब उसको जो है ना काफ़ी हद तक मिस्टर ब्लेने की आदत का और उसके जो है ना लाइफ स्टाइल का जो है अंदाज़ा हो चुका है। ही प्रेफर्ड सॉस टू ग्रेवी द स्पीकर साइड। अब स्पीकर जो है ना उसके बारे में कहता है, वो जो सॉस की वहाँ पे उसको प्लेट नजर आई है ना, वो कहता है कि शायद उसको जो था ना एक ग्रेवी की निस्बत जो है ना सॉस ज़्यादा पसंद था। दीज लाइन्स आर समवट आयरॉनिकल, कि ये लाइनें जो है ना तो इसमें थोड़ी हमें कुछ आयरनी नज़र आती है। आयरनी किसे कहते हैं कि यानी जो लाइनें उसमें कहा कुछ और गया हो लेकिन उसके कहने का मतलब कोई और हो। स्पीकर डज नॉट लाइक द रूम येट ही डिसाइडेड टू लीव देयर इन। के असल में जो है स्पीकर को, पॉइंट को वो कमरा पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पे रहने का फैसला किया है। ही क्रिटिसाइजेज एवरी हैबिट ऑफ मिस्टर ब्लेने येट ही फॉलोज हिम। और हालांकि उसको जो है मिस्टर ब्लेने की कोई भी आदत जो है वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे मिस्टर ब्लेने करता था उसको फॉलो कर रहा है। जैसे वो बेड पे लेटता था वैसे लेट गया, जैसे वो एशेज़ जो थे वो एस्ट्रे वो सॉस प्लेट में डालता था उसी तरह से वो डाल रहा है। ही आल्सो पुट्स एशेज़ इन द सॉसर इंस्टेड ऑफ एस्ट्रे एज मिस्टर ब्लेने यूज्ड टू। यानी जिस तरह से जो मिस्टर ब्लेने जो था वो सॉसर में एशेज़ डाला करता था स्मोकिंग के, तो वो भी इसी तरह से कर रहा है। ही आल्सो नोटिस एन इंपॉर्टेंट थिंग वेज नो रूम फॉर बुक्स नो बैग्स। फिर उसको एक और चीज़ जो है वो जब कमरे को गौर से देखते हैं एक और चीज़ महसूस होती है कि यहाँ पे तो कोई किताबें रखने की या बैग रखने की जगह ही नहीं है। इट सीम्स डैट मिस्टर ब्लेने वाज लिटरली टेस्टलेस पर्सन। वो इस बात से जो है ना ये अंदाज़ा लगाता है कि इसका मतलब है कि यानी वो जो था ना बिल्कुल जो मिस्टर ब्लेने था वो या तो अनपढ़ आदमी था या फिर उसका किताबों में या किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई ज़ौक़ नहीं था उसके अंदर। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। उसको किताबें पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। वॉज रेडियो इनफ फॉर हिम टू स्पेंड हिज टाइम। वो कहता है कि शायद उसके लिए अपना फालतू टाइम या फ्री टाइम जो होता है ना उसको स्पेंड करने के लिए वो सिर्फ रेडियो को ही यूज़ किया करता था। रेडियो ही उसका मेन इंटरेस्ट था। ही माइट बी स्पेंडिंग अ बिजी लाइफ का, या फिर वो कहता है कि हो सकता है कि उसके पास उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो, उसकी रूटीन इतनी टफ हो, इतना स्केड्यूल उसका बिजी हो कि उसके पास फ्री टाइम ही ना बचता हो, उसके पास टाइम ही ना बचता हो कि किसी भी किस्म की फजूल एक्टिविटी के लिए।
देयर आर स्मॉल सिमिलैरिटीज़ इन मिस्टर ब्लेनेस करेक्टर एंड स्पीकर। अब उसके मिस्टर ब्लेने के और स्पीकर के फिलिप लार्किन के करेक्टर में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, बट शॉप कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू, लेकिन उनके दरमियान में कॉन्ट्रास्ट मतलब अनसिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। सम हैबिट्स ऑफ बोथ ऑफ देम रिसेंबल विद ईच अदर। कुछ आदतें जो है ना दोनों की वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मिस्टर ब्लेने वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स बट इन रेडियो, कि मिस्टर ब्लेने जो था ना उसका किताबों में इंटरेस्ट नहीं था बल्कि रेडियो में था। ऑन द अदर हैंड स्पीकर रीड बुक्स, जबकि जो फिलिप लार्किन है उसे किताबें पढ़ने का शौक है। सो फॉर एज द सिमिलैरिटीज़ आर कंसर्न, अब जहाँ तक उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखा जाए जो कि सेम हैबिट्स हैं, बोथ डू स्मोकिंग, दोनों जो है सिगरेट नोशी करते हैं, बोथ यूज़ सॉसर एज एस्ट्रे, और दोनों जो है एस्ट्रे की जगह पे सॉसर को यूज़ करते हैं। इन दिस स्टैंजाज मिस्टर ब्लेनेस करेक्टर एंड स्पीकर्स करेक्टर आर कंपेयर्ड। अब स्टैंजा में जो है ना मिस्टर ब्लेने के और स्पीकर के करेक्टर को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया है। इसके बाद हमारे लास्ट 3 स्टैंजाज हैं, 5th, 6th एंड 7th। उसमें जो क्या बात हुई है, द पोएट डेमोन्स्ट्रेट फर्दर लाइफ स्टाइल ऑफ मिस्टर ब्लेने। अब वो मजीद मिस्टर ब्लेने के लाइफ स्टाइल की बात करता है। ही लव टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद हिज रिलेटिव्स एट फ्रिंटन। अब वो क्या करता है कि जब उसको छुट्टियां होती हैं ना मिस्टर ब्लेने को, वो अपने रिश्तेदारों के पास फ्रिंटन चला जाता है, वेयर एज ही यूज टू एंजॉय क्रिसमस विद हिज सिस्टर एट स्टॉक। और वो जब उसको क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं तो वो अपनी बहन के पास स्टॉक पे चला जाता है। हिज लकी नंबर वाज 4, उसका लकी नंबर जो होता है ना वो 4 था। द स्पीकर इज अनश्योर अबाउट द फैक्ट डैट विदर मिस्टर ब्लेने ओवर कंसिडर दिस रूम एज हिज हाउस और नॉट। अब वो कहता है कि मुझे इस बात की जो है ना कन्फर्मिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि मिस्टर ब्लेने ने इसको अपने रहने का अपने कमरे को ही अपना घर मान लिया था, या फिर वो उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कहीं और मूव करना चाहता था या नहीं चाहता था, या कि उसकी ज़िंदगी ही एंड हो चुकी थी इस रूम में। Philip Larkin mentions that the very important fact that how we live measures our own nature. Furthermore, whether Mr. Blaine ever thought that he was living an ambitionless life। कि अब उसके बारे में जो है हमने इतना ज़्यादा जो है मिस्टर ब्लेने के बारे में जान लिया है, फिलिप लार्किन को भी इतना उसके बारे में पता चल गया, तो वो कहता है कि एक बात तो समझ आ जाती है कि जो मिस्टर ब्लेने था ना वो बिल्कुल एम्बिशनलेस पर्सन था, कि उसकी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई डिज़ायर नहीं थी, कोई ख्वाब नहीं थे जिनको पूरा करने के लिए वो स्ट्रगल करता या अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करता। These stanzas have much significance। अब ये स्टैंजा जो है बहुत अहम है। इनफैक्ट दे समराइज द होल पोइम। इसमें जो है हमें पूरी पोइम की समझ आ जाती है। इन अ नटशेल फिलिप लार्किन हैज़ प्रेजेंटेड मॉडर्न लाइफ, कि फिलिप लार्किन ने मिस्टर ब्लेने के करैक्टर के जरिए एक मॉडर्न मैन की लाइफ को रिप्रेजेंट किया है। मिस्टर ब्लेने वाज आर लिविंग अ यूजलेस लाइफ, कि मिस्टर ब्लेने जो था एक बेमकसद ज़िंदगी बसर कर रहा था। मॉडर्न लाइफ इज़ आल्सो यूजलेस, कि जो मॉडर्न ज़िंदगी है वो भी बेकार है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव नो एम्बिशन इन देयर लाइफ, के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिशात नहीं होती। हाउ मैनी पीपल्स nowadays can answer if they are asked what is your ambition। के आजकल के लोगों में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, आंसरलेस हो जाते हैं। बिसाइड मिस्टर ब्लेने वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स, ही हैड नो एम्बिशन। वो कहता है कि एक तो मिस्टर ब्लेने की बुरी खामी ये है ना कि उसको किताबों में दिलचस्पी नहीं थी, वो बिल्कुल बेजोक था, इसके अलावा उसकी कोई एम्बिशन ही नहीं थी, कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। ही ऑफन स्पेंट हिज टाइम विद हिज सिस्टर एंड रिलेटिव्स। वो अपना ज़्यादातर वक्त जो था, जो भी उसके पास टाइम होता था, वो अपने बहन और रिश्तेदारों के साथ बसर कर देता था। मोस्टली ही डिड इट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट ऑफ हिज लॉनलीनेस, के कहता है कि शायद वो अपने रिश्तेदारों और बहन के पास इसलिए जाता है ताकि वो अपनी लॉनलीनेस से, अपनी तन्हाई से बाहर निकल सके। सफाइस इज़ टू से डैट ही स्पेंड्स हिज ओल लाइफ इन आइसोलेशन, के असल में वो जो है ना उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी ना तन्हाई में गुजार दी थी। ना उसके बीवी थी, ना बच्चे थे, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो बस वो ना अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था, बसर कर रहा था, जी नहीं था रहा। ही वॉज अ नैरो माइंडेड पर्सन, वो एक तंग जहन आदमी था। हिज लिविंग स्टाइल रिवील्स हिज करेक्टर। अब उसका जो रहने का अंदाज है ना उससे इसके करेक्टर का पता चलता है। एवरी लाइन ऑफ द पोइम इज़ रियलिस्टिक। अब इस पोइम की हर लाइन जो है ना वो हकीकत पे मबनी है। एंड रेफर्स मीनिंगलेसनेस इन लाइफ, और बताती है कि ज़िंदगी किस तरह बेमकसद हो जाती है अगर इसमें जो है कोई ज़ोक ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो। मॉडर्न लाइफ इज़ टेस्टलेस, डल एंड एम्बिशनलेस, कि मॉडर्न जो ज़िंदगी है उसमें कोई ज़ोक नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है, कोई ख्वाहिशात नहीं है। पीपल आर कंपेल्ड टू स्पेंड लाइफ ऑफ मशीन्स, लोग जो है ना वो मशीनों की तरह ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। वर्क अर्न ईट ड्रिंक एंड स्लीप, के उनका बस काम ये है कि खा लिया, कमा लिया, काम कर लिया, पी लिया और सो गए। इट इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि उनकी ज़िंदगी का सिर्फ ये मकसद है। विच इन द आइज़ ऑफ फिलिप लार्किन इज़ नॉट गुड इनफ। वो कहता है कि फिलिप लार्किन की नज़रों में ये कोई अच्छा मकसद नहीं है कि हम सिर्फ काम पे जाएँ, खाएँ पिएँ, कमाएँ और सो जाएं। देयर इज़ एन आर्टिस्ट इन एवरी वन विच शुड बी प्रोवोक्ड। वो कहता है कि हर इंसान के अंदर जो है ना एक आर्टिस्ट होता है, एक जो है एक आर्ट, उसके अंदर टैलेंट छुपा हुआ होता है, जिसको जो है उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए अपने टैलेंट को। आर्ट शुड बी प्रेफर्ड, आर्ट को जो है अहमियत
दी जानी चाहिए। इफ़ वन कैन डू नथिंग ही शुड टेक इंटरेस्ट इन बुक्स। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम वो किताबों में ही दिलचस्पी लेना शुरू कर दे। मोर ओवर वाई डू वी फील लॉनलीनेस इन द प्रेजेंस ऑफ पीपल। वो कहता है कि ज़्यादा, इसके अलावा वो कहता है कि क्यों लोग इतने लोगों की मौजूदगी में भी खुद को तनहा महसूस करते हैं। मिस्टर ब्लेनी हैज़ नेवर थॉट दैट हिज रूम इज़ होम। वो कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जो मिस्टर ब्लेनी हैज़ नेवर थॉट दैट हिज रूम इज़ हिज रूम। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ब्लेनी ने कभी भी ये सोचा होगा कि उसका जो कमरा है वही उसका घर है। हिज नेवर थॉट दैट इट इज़ हिज वर्ल्ड। वो कि उसने कभी नहीं ये सोचा कि यही उसकी दुनिया है, यहीं पे उसने जीना है, यहीं उसने मरना है। Another important theme of the poem has been pointed out by critics is meaningless life। अब एक और इसका थीम जो हमें मिलता है कि ये बिल्कुल बेमकसद ज़िंदगी किस तरह लोग गुजारते हैं। वी वर्क हार्ड, स्पेंड आवर मोस्ट ऑफ टाइम इन अर्निंग ब्रेड। हम क्या करते हैं कि हम सारा दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपना ज़्यादा काम वक्त जो है ना वो रोज़ी रोटी को कमाने में गुजार देते हैं। ऑफ और नियर एंड डियर वंस बट अल्टीमेटली इट वुड हैव नो पर्पज़। कि हम क्या करते हैं कि हम रोज़ी रोटी कमा के लाते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, लेकिन वो कहता है कि ऐसी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है जिसमें कोई आपका आर्ट ही नहीं है, कोई टैलेंट ही आप अपना नहीं शो करवाते। वन डे द डेट विल एंड एवरीथिंग। क्या होगा कि एक दिन है जो ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं ना, हमारी ज़िंदगी एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर हम जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग हमें भूल जाएंगे, लेकिन अगर हमने कोई ग्रेट वर्क किए होंगे, हमारा कोई आर्ट होगा, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। परहैप्स मिस्टर ब्लेने थॉट द सेम हैंड्स ही लिव्ड अ होपलेस एंड मीनिंगलेस लाइफ। अब वो कहता है कि मिस्टर ब्लेने ने भी जो है ना वो ऐसा ही किया था कि उसने बिल्कुल एक बेउम्मीद सी और बेमकसद सी ज़िंदगी बसर कर दी थी। अब कंक्लूजन करते हैं। इन दिस पोइम द पोइट क्रिएट स्केच ऑफ अ पर्सन नेम्ड मिस्टर ब्लेने। इस पोइम में जो है पोइट मिस्टर ब्लेने का जो करैक्टर है उसके स्केच को बयान करता है। ही हैज़ पेंटेड हिज करैक्टर वेरी रियलिस्टिकली। उसने बड़े हकीकती अंदाज में बड़ी सच बोलते हुए उसके करैक्टर को बताया है। इमेजरी ऑफ द पोइम इज़ क्लियर एज डे। और जो उसने इमेजरी यूज़ की है वो बिल्कुल दिन की तरह साफ और शफाफ है। इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट मिस्टर ब्लेने is no other than Philip Larkin because there are a lot of autobiographical in this poem। अब इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि मिस्टर जो ब्लेने है ना वो कोई और नहीं फिलिप लार्कन ही है, क्योंकि उसमें मिस्टर ब्लेने में ना काफ़ी ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स फिलिप लार्कन के भी मिलते हैं। नॉनथलेस द पोइम इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर एनालाइजिंग टेक्निक। इसके अलावा ये पोइम जो है ना मतलब इस बात की भी इलामत है कि किस तरह से करैक्टर को एनालाइज किया जाता है, पोइट की क्या टेक्निक्स होती हैं इसको किसी करैक्टर के जो है ना स्केच को पोर्ट्रे करने में, उसकी डिटेल्स देने में। इट कंसिस्ट क्वार्टियंस विद रेगुलर राइम स्कीम। अब ये जो है ना इसके 7 स्टैंजाज हैं और राइम स्कीम जो है ना मतलब इसकी है ए बी है। मतलब फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है और जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है वो फोर्थ लाइन का है। इट इज़ अ सक्सेसफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इस पोइम को उसने वो ड्रामेटिक वे में लिखा है, ड्रामेटिक वे में उसको लेके चला है। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।